एक गांव में नंदलाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। नंदलाल के पास बहुत सी खेती और अनाजों के गोदाम थे। नंदलाल सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में सबसे ज्यादा रईस आदमी था। एक दिन की बात है, आप सुबह से 3 बार गर्म करवा चुके हैं चाय। मेरी समझ में नहीं आता कि आप चाय पीते क्यों नहीं। क्या चाय? लेकिन मैंने तुमसे चाय कब मंगाई? आप मुझे 3 बार चाय के लिए बोल चुके हैं। हर बार मैं चाय ले आती हूँ और वो ठंडी हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस चाय को यहीं रख दो। आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं जी? तुम नहीं जानती आशा, व्यापार दिन ब दिन मंदा होता चला जा रहा है। मैं अपने मुंशी पंडित जी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो हिसाब का खाता लेकर आते ही होंगे। नंदलाल ने इतना कहा ही था कि तभी नंदलाल का मुंशी खाता लेकर नंदलाल के पास पहुंच गया और नंदलाल को हिसाब किताब बताने लगा। कहाँ हमें हर साल अनाजों के गोदाम से 25 लाख रुपए की आमदनी होती थी और इस वर्ष तुम बता रहे हो कि 25 लाख रुपए से 10,000 रुपए कम की आमदनी हुई है। आखिर ये 10,000 कम कैसे हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? व्यापार में तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। नहीं मुंशी जी, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। हमें किसी भी हाल में अपनी सालाना आय को 2 गुना करना होगा, चाहे मुझे अपने गांव के आसपास के सारे किसानों के खेत ही क्यों ना खरीदने पड़े। नंदलाल अपने गोदाम में चला गया और गोदाम में रखी हुई अनाज की एक एक बोरी को गिनकर कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। ऐसे ही कब शाम हो गई, नंदलाल को पता ही नहीं चला। नंदलाल अपनी हवेली की ओर आ गया कि तभी उसकी नजर हवेली के ठीक सामने बने हुए एक कच्चे मकान पर पड़ी। तभी नंदलाल की पत्नी आशा वहाँ पर आ गई। कहाँ चले गए थे आप? आपने तो दोपहर का भोजन भी नहीं किया। आपका चेहरा बता रहा है कि आप सुबह से भूखे हो। हाँ, मुझे भोजन करने का ध्यान ही नहीं रहा। आशा, जब से मुंशी ने मुझे बताया है कि इस साल हमारी आमदनी 10,000 कम हुई है, तब से मेरी चिंता बढ़ गई है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ईश्वर ने हमें धन दौलत और कितनी संपत्ति दी है, फिर आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? और आप बाहर खड़े हुए अर्जुन के मकान को क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता आशा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं और ना ही खेती की, फिर भी मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं होती। जबकि वही मेरा पड़ोसी अर्जुन एक छोटा सा किसान है, उसके पास ना तो धन है ना दौलत, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? वो क्यों खुश रहता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि आप कल खुद उससे पता कर लेना। फिलहाल तो आप भोजन कर लीजिए, मुझे आपकी चिंता खाए जा रही है। ठीक है, चलो भोजन कर लेते हैं। नंदलाल हवेली के अंदर जाकर भोजन करने बैठ गया। उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे। नंदलाल ने थोड़ा बहुत भोजन किया। ये क्या, आपने तो बस आधी रोटी ही खाई है। मैंने तो आपके पसंद के सारे व्यंजन बनाए हैं। आशा, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर नंदलाल ऊपर के कमरे में सोने चला गया। वो अपनी खिड़की से अर्जुन के मकान को ही देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है? जहाँ तक इसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी कभी इसके घर पर रात का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी इसकी पत्नी और इसकी बेटी हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। इतना बोलकर नंदलाल अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन नंदलाल सीधे अपने गोदाम में जाकर मुंशी पंडित से बोला, मुंशी जी, मैंने फैसला किया है कि हम अपने गांव के कुछ किसानों की जमीन खरीद लेंगे, तभी हम इस वर्ष ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। इस वर्ष जो हमें 10,000 रुपए का घाटा हुआ है, मैं चाहता हूं कि 10,000 के घाटे को हम 10 लाख रुपए के मुनाफे में बदल दें। आपका विचार तो अच्छा है नंदलाल जी, लेकिन सोच लीजिए, हमें इसके लिए फिर मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर हमें ऐसा करने में बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि बहुत से किसान अपनी जमीन शायद हमें ना बेचें। क्यों नहीं बेचेंगे? जब उन्हें उनकी जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे तो वो जरूर बेचेंगे। मैं आज ही अपने पड़ोसी अर्जुन से बात करता हूँ, मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत दे दूंगा, फिर तो वो आसानी से अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। शाम के समय नंदलाल सीधे अर्जुन के घर की ओर चला गया। उसने देखा अर्जुन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। पिताजी, गांव में मेला लगा हुआ है,
मुझे वहाँ पर एक गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या आप वो गुड़िया मुझे खरीद कर देंगे? उस गुड़िया को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कंचन, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छी गुड़िया दिखा सकता हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अच्छा पिताजी, तो मुझे दिखाइए वो गुड़िया। वो देखो, उस शीशे के अंदर जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख रही है ना, उस गुड़िया के सामने तो गांव की सभी गुड़िया फीकी हैं। अपने पिता की बात सुनकर कंचन जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर नंदलाल पर पड़ी। नंदलाल को अपने घर पर देखकर अर्जुन और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। आइए आइए नंदलाल जी, आज आप अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? तुम हमारे पड़ोसी हो अर्जुन, और मैं तो अपनी हवेली से हमेशा तुम्हारे घर को ही देखता रहता हूँ। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, पर तुम इस बारे में मेरी पत्नी से पूछ सकते हो। लेकिन भला मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी को आप क्यों देखते रहते हैं? वैसे तो मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ तो मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल नंदलाल जी? कोई खास सवाल नहीं है अर्जुन, बस मेरे मन में कभी कभी एक विचार आता है कि तुम इतने निर्धन हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? भला सुख का धन से क्या लेना देना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें खुशी किस बात से मिलती है। अब आप स्वयं को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अधिक धन कमाने से आपको खुशी मिलेगी, मगर मेरा मानना कुछ अलग है कि खुश रहने के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। चलो ये सब छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम्हारी एक छोटी सी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो। मैं तुम्हारी वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी जमीन जमींदारों की तरह बहुत सस्ते दाम में खरीदने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है अर्जुन। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उसकी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ। नंदलाल जी, आप मुझे मेरी जमीन की 10 गुनी ज्यादा कीमत देने को ही क्यों ना तैयार हो जाए, तब भी मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। इस जमीन के साथ मेरे बचपन और मेरे माता पिता की यादें जुड़ी हुई हैं। सोच लो अर्जुन, यादों से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन आ जाएगा, तुम्हारा काफी कुछ फायदा भी हो सकता है। नंदलाल जी, हमारे जीवन में यादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी सुंदर यादें ही हमें जीवन में खुश रहने की वजह देती हैं। सोच लो अर्जुन, तुम्हारी बिटिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ती, उन बचे हुए पैसों से तुम अपनी बिटिया कंचन का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। वो बड़ी होकर कुछ बन सकती है। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मैं फिर भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता। ठीक है अर्जुन, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर नंदलाल वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद नंदलाल ने गांव की बहुत सी जमीन खरीद ली और वो पहले से ज्यादा अनाज उगाने लगा। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। मुंशी पंडित फिर से अपना वही खाता लेकर आया। क्या हुआ मुंशी पंडित, इस वर्ष में कितना मुनाफा हुआ? आपके कहे अनुसार जो 10,000 रुपए का पिछले वर्ष का घाटा हुआ था, इस वर्ष हमने उस 10,000 रुपए के घाटे को 24 लाख के मुनाफे में बदल दिया है। क्या 24 लाख रुपए? मुंशी जी, मैंने सोचा था कि इस वर्ष हमें 25 लाख रुपए का फायदा होगा। 1 लाख रुपए कम कैसे रह गए? मुझे किसी भी कीमत पर इस 1 लाख रुपए के घाटे को पूरा करना है। हम इस वर्ष और अनाज उगाएंगे। याद रहे, अब हमें इस 1 लाख के नुकसान की भरपाई अगले वर्ष 50 लाख के मुनाफे में बदलनी होगी। मुंशी पंडित हवेली से चला गया कि तभी नंदलाल की 11 वर्षीय बेटी नंदिनी नंदलाल के पास आकर बोली, पिताजी, ये देखिए, मैंने इस वर्ष स्कूल में टॉप किया है। तुम्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिले में टॉप करना चाहिए था। अब तुम शहर जाने की तैयारी करो। आज के बाद तुम शहर के स्कूल में ही पढ़ाई करोगी। लेकिन पिताजी, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे अपने गांव में ही अच्छा लगता है। नहीं नंदिनी, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है। नंदिनी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। तभी नंदलाल ने देखा
कि उसके पड़ोसी की बेटी कंचन खुश होती हुई अपने घर पर आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अगले साल और मन लगाकर पढ़ाई करना। शाम को मैं इसी खुशी में तुम्हारा मनपसंद भोजन बनवाऊंगा। नंदलाल उन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा था कि तभी नंदलाल की पत्नी आशा वहाँ पर आ गई। क्या आप नंदिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हो? आप अर्जुन और उसकी बेटी को क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। जबकि इस अर्जुन की बेटी सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुई है, फिर भी वो कितना खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है। आशा, मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। ऐसे ही 20 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। नंदलाल की बेटी नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी। वो इस गांव की कलेक्टर के लिए चुनी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की बेटी अपने पिता के साथ उसके खेत में हाथ बटाने लगी। उस दिन नंदलाल पूरे गांव में मिठाई बांट रहा था। वो मिठाई बांटने के लिए अर्जुन के घर पर चला गया। आइए आइए नंदलाल जी, जहाँ तक मुझे याद है तो आप 20 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई अर्जुन, और मेरी बिटिया मेरे खेत में मेरे साथ हाथ बटाती है। तो क्या तुम खुश हो? ये तो खुशी की ही बात है नंदलाल जी। दूसरों की मदद करने में हमें जो खुशी मिलती है वो किसी धन कमाने में नहीं मिलती। कभी दूसरों की मदद करके देखिएगा नंदलाल जी। तभी अचानक नंदलाल को चक्कर आ गए और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। नंदलाल को बेहोश होता देख को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर नंदलाल को चेक करने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बीपी हाई हो गया है। आज से इन्हें रोज बीपी की दवाई खानी पड़ेगी और इन्हें भोजन में तली हुई चिकनी वस्तुएं बिल्कुल छोड़नी होगी। नंदलाल को होश आ चुका था। डॉक्टर की बात सुनकर नंदलाल की आंखों में आंसू आ गए। घबराइए मत नंदलाल जी, आप ठीक हो जाएंगे। आज मुझे तुम्हारी बात याद आ गई अर्जुन। मैं समझ गया कि इंसान की खुशी अधिक धन कमाने में नहीं है। अब देखो ना, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मगर मैं खुश होने के बजाय उल्टा बेहोश हो गया। अधिक धन कमाने के चक्कर में मैंने अपना पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। आज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अब मुझे हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी और नपातुला भोजन करना पड़ेगा। घबराइए मत नंदलाल जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप ज्यादा धन कमाने की लालसा छोड़ दीजिए और ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा मुस्कुराइए और खुश रहिए। देखिएगा आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अर्जुन की बात नंदलाल के समझ में आ गई। उस दिन के बाद नंदलाल अपने धन कमाने की चिंता को छोड़कर अधिक से अधिक दान करने लगा। अब उसने चिंता करनी छोड़ दी थी। कुछ ही समय के बाद डॉक्टर नंदलाल से बोला, नंदलाल जी, ब्लड प्रेशर में ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज बगैर गोली खाए ठीक रहे, लेकिन आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैं स्वस्थ रहने का उपाय जान गया हूँ, तब तो आपको मुझे भी इस उपाय को बताना चाहिए ताकि मैं आपके इस उपाय से और लोगों की मदद कर पाऊं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा नंदलाल जी। इसका मतलब ये है डॉक्टर कि ईश्वर बस उतना ही धन दे जितने से मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके, और अगर मेरे घर में कोई अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए, क्योंकि अधिक धन कमाने की लालसा इंसान को बीमारी और परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं देती। आपके इस विचार से तो मैं धन्य हो गया नंदलाल जी। अब से मैं भी ये नियम अपने जीवन में अवश्य लागू करूंगा। आज नंदलाल और अर्जुन दोनों एक साथ बैठकर शाम को गप्पे लड़ाते हैं और अब वो हमेशा खुश रहता है। सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वह घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है
तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे की भूख के लिए ही बेटे को बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं कांताबाई, आज किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में उदासी, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की माँ कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी काम वाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, ड्रिंक करता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बात करने लगी। कांताबाई भी वहीं काम कर रही है। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो? ओह मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे बुरे गुण आ गए हैं। मम्मा, हम रिच लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। आप इनको ऐप मत कहो प्लीज। रवि, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगा। मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है। अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखता है। माँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और माँ के लिए घर, नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई बिजनेस नहीं खोला। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं है? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ।
माँ जरूरत है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी खराब चले जाएंगे। माँ एक काम करते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। रवि की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में बर्बाद कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात सोचकर बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। मेम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड न कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहाँ रेवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रेवती अंधी थी, पर वो अपने हुनर में माहिर थी। रेवती उम्दा किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसी झोपड़ी से मटके बेचा करती थी। इस तरह उसका गुजर बसर चल जाता था। एक रात की बात है, अचानक रेवती की कुटिया में एक चोर घुस आया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे लगा कि रेवती उसे एक टक देखे जा रही है। चोर घबरा गया। फिर अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। बाहर से आवाज आई, अम्मा, आप घर के अंदर ही रहिए, गांव में चोर घुस आया है, आप बाहर ना आना। ठीक है मंजली। चोर को समझ आ गया कि रेवती देख नहीं सकती। तभी वो दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रेवती बोल पड़ी, बेटा बाहर मत जा, बाहर लोग तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। आप तो देख नहीं सकती, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कुटिया में हूँ? जब भगवान कोई एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को ताकत दे देता है। मैं देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे आसपास ही है। आप शोर मत मचाना, वरना गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। शोर मचाना होता तो कब का मचा चुकी होती बेटा। मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि तू अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी हो जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बड़ी कौन सी मजबूरी हो सकती है अम्मा? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई काम आता है मुझे, तो पेट की भूख शांत करने के लिए चोरियां करता हूँ। अगर बात भूख की है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं अंधी हूँ, लेकिन मटके बनाकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। तू मेरी मदद कर दे और मेरे साथ ही खाना खा लिया कर। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अंधी माँ ने मंटू को खाना खिलाया और उस रात वो कुटिया में ही सो गया। अगले दिन से मंटू रेवती को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मा, आप तो गजब के मटके बनाती हो। हाँ, खानदानी काम है हमारा। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? सबके नसीब में अपने अपने दुख होते ही हैं। मेरे बेटे को तब तक माँ से प्यार था जब तक माँ घर का सारा काम करती थी, पर जैसे ही मेरी ये आंखों की रोशनी चली गई, सारा प्यार भी चला गया। उसके लिए मैं बोझ बन गई और रोज रोज की किटकिट से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं अकेले। पर अम्मा, आप अकेले कैसे सब कुछ संभाल लेती हैं? ये गांव वाले हैं ना, सब के सब बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है। आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मंटू रेवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो रेवती के लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और मटकों को भी संभाल कर रखता था। मानो अंधी रेवती को सहारा मिल गया था। कुछ दिनों बाद, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि शहर के बाजार जाकर मटके बेचूं, उससे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तू कर सकता है तो जरूर कोशिश कर। अगले दिन मंटू शहर के बाजार गया और मटके बेचने लगा। अम्मा के बनाए हुए मटकों की शहर में काफी मांग हो गई थी और मंटू के सारे मटके हाथों हाथ बिक गए। मंटू जब घर लौटा, अम्मा तुम मानोगी नहीं कि आज क्या हुआ। क्या? जैसे ही मैंने आवाज लगाई, औरतों की भीड़ आ गई। एक एक औरत 2-2, 3-3 मटके खरीद के ले आई। अच्छा हुआ, तू खुश है ना? बहुत खुश अम्मा, बहुत खुश।
एक दिन रेवती से मिलने उसका बेटा रजत आया। ये कौन है अम्मा? ये मेरा दूसरा बेटा है, मंटू। क्या? इसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर सगी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रजत गुस्से से चला गया। मंटू अक्सर मटके लेकर शहर जाता और उसके मटके तुरंत बिक जाया करते थे। आमदनी अच्छी हो रही थी। ये एक दिन रजत ने देख लिया और तभी उसके मन में लालच आ गया। अगर उसकी माँ उसके साथ रहती तो ये सारे पैसे उसके होते, पर अब ये पैसे मंटू के थे। अब से रजत मंटू पर नजर रखने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन रजत पुलिस को अपने साथ लेकर आया। पुलिस मंटू को गिरफ्तार कर रही थी। अरे लेकिन बात क्या है? माँ, तू नहीं जानती इस लड़के ने तुझे कितना ठगा है। ये शहर में तेरे मटके बेचकर बहुत कमाता है और तुझे आधा पैसा भी नहीं देता। क्या? हाँ माँ, पूछ इस लड़के को कि तेरे पैसे कहाँ हैं। मंटू, क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे धोखा दे रहा है? नहीं अम्मा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बता, सारे पैसे कहाँ गए? और बस तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई और कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी वहाँ आए। रेवती शास्त्री। मैं हूँ, बोलिए। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी आंखों का कल ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल डॉक्टर ने ऑपरेशन फिक्स किया है। रजत, तूने पैसे भरे? नहीं, आपका दूसरा बेटा मंटू। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल आए। वो सारे पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए, तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए अम्मा। मंटू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई? हे भगवान, माफ कर दे मुझे मंटू। जाने दे अम्मा, जो हुआ सो हुआ। कल तेरा ऑपरेशन है, तू एक बार फिर दुनिया देख पाएगी। रजत, निकल जा इस घर से। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। रेवती ने मंटू को गले लगा लिया। अगले दिन रेवती की आंखों का ऑपरेशन हुआ और एक बार फिर वो देख सकती थी। और ये सब संभव हुआ मंटू की बदौलत। मंटू अंधी माँ की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मंटू की तरह हो।